हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में ए टू जेड जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आप लोगों ने अभी तक अल्फ़ाबेट्स फोनीम्स के बारे में पढ़ा है, साथ ही आपने नाउन और उसके जितने भी जेंडर केसेस वगैरह होते हैं वो सभी आप पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन, उसके रिफ्लेक्सिव केस और पजेसिव केस और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपका ईच अदर और वन अदर, ये दोनों ही आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं ये पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं। दो लोगों के बीच या एक दो व्यक्ति या एक या दो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध, या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध व्यक्त करने के लिए ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें आपका जो ईच अदर होता है ये दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि जो वन अदर होता है वो दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सो एफ्रेड दैट हिज नी नॉक्ड वन अदर। तो यहाँ पे जो वन अदर है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? वन अदर ईच अदर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही वॉज सो एफ्रेड, तो ही और हिज यहाँ पे दो ही प्रोनाउन आया, ठीक है। मतलब एक लोग की ही इसमें बात की गई है, तो इसीलिए जो वन अदर है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, जबकि ईच अदर जो है वो एक या दो व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 पेड ईच अदर गुड बाय। तो यहाँ देखिए आप ऑल स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है, ये प्लूरल होता है और ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर, और फेयरवेल है तो जाहिर सी बात है दो से ज़्यादा ही होंगे, तो यहाँ पर ईच अदर की जगह पे यहाँ पे वन अदर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं उसमें दो से ज़्यादा के लिए यदि जब भी यूज़ किया जाता है तो वहाँ वन अदर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है? पहली बात तो ये, जिसमें मतलब जो व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट यानी कि संकेतित करता है या प्रदर्शित करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसमें होते कौन कौन से हैं आपके? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये आपके क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और इनका प्रयोग जो है वो नाउन से ठीक पहले किया जाता है, ठीक है। अगर नाउन से पहले इनका यूज़ हो जाता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल जाते हैं। अगर नाउन के बाद है तो ये प्रोनाउन होंगे। अगर नाउन से जस्ट पहले अगर इनका यूज़ है तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें हर एक के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। दिस का क्या, कहाँ पर यूज़ होता है? तो दिस का जो यूज़ है वो मतलब पास रखी किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ होता है, जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु, ये आप ध्यान रखना, दिस जो है वो फॉर वन पर्सन या वन बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो पास में रखी हो, ठीक है। जब पास में होगी तो आपका दिस यूज़ होगा, और जबकि दीज जो है वो जब दूर रखी होगी, ठीक है, वो सॉरी, दीज जो है वो आपका पास में एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा होंगी या फिर दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, ठीक है, तब वहाँ पर आपका दीज यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें एग्जाम्पल है, दिस इज़ ए कैट। तो कैट है तो सिंगल है यहाँ पर, यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर यानी कि वन है, ठीक है, तो तभी यहाँ दिस आया है, ठीक है। और अगला देखिए, कैट्स लिखा है यहाँ पे, तो कैट्स यहाँ पे प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ में यहाँ पे दीज आ गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ में दिस आएगा और प्लूरल के साथ में दीज आएगा। कहाँ? जब कोई वस्तु समीप होगी, ठीक है, समीप होगी तब ये होगा दिस और दीज। अब बात करते हैं जब कोई वस्तु दूर होगी। जब कोई वस्तु दूर होगी और उसकी संख्या अगर वन है यानी वो सिंगुलर है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका दैट आएगा। और अगर दूर रखी वस्तु प्लूरल है तो वहाँ पर आपका दोज आएगा, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ बुक, यानी वो सॉरी दैट इज़ अ बुक। तो यहाँ दैट जो है बुक के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे दैट आ गया। और बुक्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे दोज आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे सिंगुलर नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए ओ एन ई वन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर प्लूरल हमें करना है तो ओ एन ई एस यानी वंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि एपस्ट्रॉफी एस वाला नहीं लगता है, ये वाला आपको लिखना होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, दिस इज ए न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। तो यहाँ देखिए, काउंटेबल नाउन के लिए किया गया है, दिस यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो दिस यहाँ पे यानी कि सिंगल के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे वन आ गया, ठीक है। दीज आर द न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वन। तो यहाँ पे देख, दीज यहाँ पे यानी कि प्लूरल है ये, ठीक है, और बुक्स की ही आगे बात हुई है, बट दोज आर ओल्ड वंस।
तो यहाँ पे वंस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल था दीज और दोज, इसीलिए यहाँ पे वंस आएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जो जोड़ने का काम करते हैं। रिलेटिव का मतलब रिलेट करना, एक दूसरे से जोड़ना। तो जो प्रोनाउन जोड़ने के काम करते हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? विच है, हु है, दैट है, वॉट है, वाई है, ये आपके क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ रूल्स हैं, वो आप देखिए। तो आपका रूल 1 है, यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपके हु, विच और दैट, ये तीनों जो हैं, इनका जो प्रयोग है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जिसमें सेंटेंस का एक तरीके से मीनिंग पूरा, मतलब मीनिंग जिस सेंटेंस का जिस मीनिंग जिससे जुड़ा रहता है, तो वो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अपना मेन क्लॉज पे निर्भर करता है, यानी कि जो आपका सेंटेंस है उसके ऊपर निर्भर करेगा। जो सेंटेंस का मेन क्लॉज है, मेन जो उसका मीनिंग है, उस पर ये निर्भर करेगा। तो एग्जाम्पल देखिए, द बॉय हु वेंट देयर इज द फुटबॉलर। तो यहाँ देखिए द बॉय, बॉय पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो हु जो है वो इसका क्या सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, द बॉय लड़का, जो, तो यहाँ हु का अर्थ क्या आएगा? जो, ना कि कौन। ठीक है, जो आएगा यहाँ पे इसका अर्थ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले पे चलते हैं। देखिए अगला है रिलेटिव प्रोनाउन हुम का, जो आपका WHOM हुम होता है। ठीक है, इसका यूज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यहाँ आपको क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है ये सेंटेंस के। ठीक है, और यहाँ पे ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। देखिए, आई हैव ए सन हुम आई लव वेरी मच। मेरा एक बेटा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ बेटे के लिए क्या है? हुम यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला रूल देखिए, अगर एंड से जुड़कर दो सेंटेंसेस, वो सॉरी सेंटेंसेस से, अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट, यानी कि जो आपके पूर्व पद होते हैं उन्हें कहते हैं एंटीसीडेंट्स। ठीक है, अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हो जिसमें से एक मनुष्य और दूसरा जानवर हो या वस्तु हो, तो वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ किया जाता है। अगर दो आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन और उनमें से अगर एक मनुष्य है और दूसरा वस्तु या जानवर है, तो उनके लिए हम वहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, वो होगा हमारा दैट। ठीक है, दैट आपका कंजंक्शन भी होता है। ये आपको कंजंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि कंजंक्शन के रूप में उसका कहाँ यूज़ किया जाता है और प्रोनाउन के रूप में उसका कहाँ यूज़ किया जाता है, वो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ देखिए, द मैन एंड हिज डॉग। तो द मैन यानी कि आदमी हो गया, एंड हिज डॉग यानी उसका कुत्ता। तो यहाँ पे ये जानवर हो गया। ठीक है, और ये मनुष्य तो है ही। ठीक है, तो मनुष्य और जानवर के बीच में एंड लग गया, एंड से जोड़ा गया है, तो वहाँ पर इन दोनों के लिए जो है कंजंक्शन क्या है, प्रोनाउन जो है वो दैट का यूज़ किया जाएगा। तो द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। अगला रूल देखिए, अगला रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद हमेशा जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो दैट यूज़ होता है। देखिए, मिस्टर मिश्रा इज़ द मोस्ट क्लेवरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। तो यहाँ देखिए, मोस्ट जो है वो आपकी सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव फॉर्म के बाद हमेशा दैट जो है उसका यूज़ किया जाता है। अगला रूल है, ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए होगा तब वहाँ हु का यूज़ होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑल का प्रयोग जब वस्तु के लिए होगा तब वहाँ दैट, और अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ है तो वहाँ पे भी दैट का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ पर वर्क के लिए हो रहा है तो वर्क यहाँ पर क्या व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हु का यूज़ किया गया है। ऑल दैट ग्लिचर इज़ नॉट गोल्ड। तो यहाँ देखिए, वस्तु के लिए गोल्ड यानी कि ग्लिचर्स के लिए यानी कि धातु के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दैट आया है। ठीक है, ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज़ बीन स्पेंड। तो यहाँ देखिए, मनी क्या है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन अगर ऑल के साथ आ रहा है तो वहाँ पर वो सॉरी आपका प्रोनाउन जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगला रूल देखिए, एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, इनके बाद हमेशा दैट का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, माई फादर हैज़ बीन गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। तो यहाँ देखिए, एवरीथिंग, एवरीथिंग के तुरंत बाद यहाँ पे एवरीथिंग के बाद यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो दैट किया गया है। ठीक है, दिस इज़ द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पे पेन क्या है,
पेन के लिए यहाँ पे दैट यूज़ किया गया है एज अ प्रोनाउन, ठीक है। पेन तो यहाँ पे नाउन है और इसके लिए रिलेटिव यानी कि रिलेट करने के लिए आगे जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो दैट है, ठीक है, क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और यहाँ पे देखिए ओनली लगा है इसीलिए यहाँ पे दैट आया, ठीक है। माई वाइफ हैज़ स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई गेव हर। तो यहाँ देखिए मनी है, मनी आपका क्या होता है, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा दैट का यूज़ किया जाता है, अभी ऊपर रूल में बताया गया था। और साथ ही यहाँ पर देखिए लिटिल भी दिया गया है, तो लिटिल के बाद भी हमेशा दैट का यूज़ किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन में। अगला रूल है वर्ब के स्पष्ट रहने पर द सेम प्लस नाउन के बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। जब आपकी जो वर्ब है वो स्पष्ट होगी तो वहाँ पर दैट का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल है दिस इज़ द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी, ठीक है। तो यहाँ देखिए दैट का यूज़ किया गया है और यहाँ पे वर्ब जो है वो आपकी स्पष्ट रूप से बताई गई है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आता है यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपके, हु, हुम, हुज, विच, ये आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। और हु, हुम, हुज ये आपके वो भी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। लेकिन कहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव होगा, कहाँ पर रिलेटिव होगा, ये किस तरह से पहचानेंगे, जो इंटेरोगेटिव होंगे उनमें सेंटेंसेस के लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन भी दिया होगा, तब वहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह इनका यूज़ किया गया होगा, ठीक है। और जहाँ पे वो इंटेरोगेटिव साइन की जगह फुल स्टॉप लगा होगा तो वहाँ पर आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए इनके जो एग्जांपल्स हैं। पहला आता है यहाँ पे रूल 1 आता है कि हु का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट पता करने के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, यानी हु इज़ प्लेइंग यानी कि कौन खेल रहा है, ठीक है। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, हुम हैज़ ही इन्वाइटेड, उसने किसे इनवाइट किया, यानी ऑब्जेक्ट यानी कि अनदर पर्सन के लिए, ठीक है। हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए किया जाता है, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। तो यहाँ किसकी है यानी कि किसी के अंडर होगी ये, ठीक है, बुक, तो इसीलिए यहाँ पर हुज का, तो हु, हुम और हुज का आप जान गए हैं कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला रूल आता है कि प्रेपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग होता है लेकिन प्रेपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है। प्रेपोजिशन अगर कोई दिया है तो उसके बाद हमेशा हुम लगाया जाएगा, ना कि हुम, हु, ठीक है। तो देखिए बाई आपका प्रेपोजिशन होता है, तो बाई हुम वॉज द रामायण रिटन, किसके द्वारा रामायण लिखी गई, ठीक है। ये आपके कुछ रूल्स हैं। अगला देखिए, अगर प्रेपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में है तो वहाँ हु का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में किया जाएगा, ठीक है। अगर प्रेपोजिशन आपका लास्ट में, अगर प्रेपोजिशन के साथ आपको लगाना है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो वहाँ पर हुम का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और अगर प्रेपोजिशन आपका लास्ट में है और आपको प्रोनाउन पहले लगाना है तो वहाँ पर आप हु लगाएंगे, ठीक है। हु वाज द रामायण रिटन बाई, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेपोजिशन के साथ में अगर लगाना है आपको साथ में, तो वहाँ पर आपका हुम आएगा, और अगर साथ में नहीं लगाते हैं, आप प्रेपोजिशन को बाद में लिखते हैं, तो आप वहाँ पर वो हु का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला रूल है जब दो या दो से अधिक में से किसी एक का चुनाव करना हो तो विच का यूज़ किया जाता है। देखिए हु इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, तो क्राउड में से चयन करना है कि आप तुम्हारा भाई कौन सा है, तो वहाँ पर हु की जगह आपका विच आएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, ठीक है। अगला है हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, तो तुम्हें कैसा सर्वेंट चाहिए, तो यहाँ पे इसमें भी एक तरीके से चुनना है, तो वहाँ पर विच का यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए विच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में डब्ल्यू एच फैमिली के बाद टेंस का इंटेरोगेटिव फॉर्म लगाएं, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। ये आपको जो टेंस टॉपिक आगे पढ़ाया जाएगा उसमें आपको क्लियर और अच्छे से समझाया जाएगा कि किस तरह से डब्ल्यू एच वर्ड के यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन में टेंस के असर्टिव फॉर्म का प्रयोग कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब आती है। अगला आता है लास्ट हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो होता है वन, ठीक है। तो वन का जो प्रयोग है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसे नॉमिनेटिव केस वन की तरह यूज़ करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट के केस में हो रहा है तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह इसका यूज़ किया जाता है वन सेल्फ में, ठीक है। देख लीजिए एग्जाम्पल है वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, तो यहाँ देखिए
जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो यहाँ वन है, और यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए ये वन सेल्फ है। ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो यहाँ देखिए वन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह इसमें यूज़ हुआ है, इसलिए वन का यूज़ वन के नॉमिनेटिव केस में किया गया है, वन। ठीक है, और अगर इसका यूज़ आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा तो आपका वन सेल्फ होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर आपका ये प्रोनाउन कंप्लीट हो गया है। तो जिस किसी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, किसी भी पार्ट में, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।